क्या हुआ? अरे कोई है? साहब किसी के चीखने की आवाज थी। अरे कोई है? किसकी आवाज थी? गार्डन की तरफ से किसी की चीखने की आवाज आई है। चलो। अरे कोई है क्या आसपास? हेलो, कोई है आसपास? प्लीज। क्या हुआ? प्लीज क्या देखिए हुआ? ना, प्लीज देखिए ना भाई क्या हुआ, प्लीज देखिए ना। तुम चिंता मत करो, मैं मगर ये सब हुआ कैसे? हम लोग यहाँ पार्क में घूमने आए थे, अचानक दो आदमी सामने से आए, रिव्यू कहा कि गन उतारो। मैंने मना किया, तुमने पीठ में चाकू मारा और इसे गले छीन के भाग गए। आपने देखा वो लोग किधर गए? नहीं, मैं उनका पीछा नहीं कर पाया। इसकी सांस चल रही है, हमें जल्दी से जल्दी इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। वैसे इन्हें इतने गहने पहनकर निकलना नहीं चाहिए था। आजकल तो जो रुचि के नजरें गड़ाए रहते हैं, उन्हें तो बस मौका चाहिए। घूमने की जगहों पर लोग अपनी रफ्तार भरी जिंदगी से चंद लम्हे निकालकर फुर्सत के कुछ पल बिताने आते हैं, लेकिन वहाँ कई एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाने की ताक में बैठे रहते हैं। खतरा तब और बढ़ जाता है जब टूरिस्ट नया शादीशुदा जोड़ा हो और अपना हनीमून मनाने आया हो। ऐसा ही एक जोड़ा था स्वप्निल और पद्मिनी का, जिनकी शादी को अभी बस 1 ही महीना हुआ था और वो अपना हनीमून मनाने आए थे। हनीमून किसी भी जोड़े की जिंदगी के सबसे हसीन सपने जैसी याद होती है और इसीलिए वो इन लम्हों के लिए बेहद खूबसूरत जगह चुनते हैं। स्वप्निल और पद्मिनी भी यही सोचकर अपने शहर कानपुर के पास के ही एक रिसोर्ट में आए थे, लेकिन यहाँ कोई सपना नहीं बल्कि एक हादसा उनका इंतजार कर रहा था। अच्छी जगह है ना? तो हम लोग कब से चले ही जा रहे हैं। आर यू श्योर ना यही रास्ता है? बताया तो यही रास्ता था। कोई साइन बोर्ड भी दिखाई नहीं दे रहा जो हमें रिसोर्ट की तरफ लेके जाए। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई जंगल में आ गए हम लोग। देखते आगे चल के अगर कोई दिखा तो पूछ लेंगे रिसोर्ट का रास्ता। हाँ। अरे वो देखो एक गाड़ी, वहाँ से पूछे। अरे भाई साहब, एनएस रिसोर्ट का रास्ता कहाँ पे है? यहाँ से सीधा जाओ, 2-3 किलोमीटर आगे लेफ्ट में मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक गॉड सही रास्ते पे है। तो कैसा लगा हमारा कमरा? बहुत अच्छा है। तो फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें भी हो जाए। चलो ना, कितनी देर लगेगी? हमें बाहर देखना भी तो है कौन कौन सी अच्छी जगह है। आया। चले मैडम? चलिए। वाओ, ये जगह कितनी प्यारी और शांत है ना। हाँ, शांत तो है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए मैडम कि आप क्या खाएंगी? कुछ भी। कुछ भी? ओह माय गॉड, कुछ भी छोड़ के तो बाकी सब कुछ है इस मेनू कार्ड में। रियली? यस, और बाकी सब कुछ में भी आपका फेवरेट चाइनीज और पंजाबी है। देखो। ये क्या हुआ? कहाँ देख रहे हो? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई तो हमें देख रहा है। कोई देख रहा है? कहाँ? खैर छोड़ो ना सब कुछ। आपने डिसाइड किया कि हम लोग क्या खा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कर पाई, तुम कर लो। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुम जो भी ऑर्डर करोगे मैं खा लूंगी, ठीक है? श्योर। हाँ। चलो ठीक है। वाओ, द फूड वाज सो गुड यार। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, नाइस इट इज। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि चाइनीज इतना अच्छा होगा यार। पर थक गए, चलते। अरे यहाँ बैठे? यस, व्हाई नॉट? चलो। ये
एक मिनट हाँ थैंक यू। प्लीज बी सीटेड। मौसम कितना अच्छा है ना। और जगह भी बहुत अच्छी है। और हल्की हल्की सर्दी भी है। और हल्की हल्की सर्दी में ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। कितनी शांत है ना। डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू इसके लिए। मुझसे शादी करने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, माँ को अपनाने के लिए। सचमुच तुम्हारे आने बाद घर में खुशियां फिर से लौट आई हैं। माँ भी तुमसे बहुत खुश है। एक्सक्यूज मी, तो उन सब चीजों के लिए थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमने और माँ ने मुझे कितना प्यार दिया, कितना सम्मान दिया। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, मुझे आगे पढ़ने दिया। अब मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। इन सब के लिए थैंक यू सो मच। इतना सूखा सूखा थैंक यू बोलोगी? मतलब? सब मतलब समझाने पड़ेंगे क्या? ये क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ये देखने के लिए कि आवाज किसकी थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम यहीं पे रुको, मैं भी आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। समझ। चलो। आवाज तो यहीं से आई थी ना? क्या हुआ साहब? अचानक कोई आवाज तो सुनाई दी। ऐसे जान पड़ा कि कोई धमाका सा हुआ। किसके चीखने की भी आवाज थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। आवाज तो मैंने भी सुनी साहब, लेकिन मुझे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। हो सकता है किसी गाड़ी की आवाज हो, उसका टायर फट गया हो। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं यहाँ। आप लोग मौसम का आनंद लीजिए। जी जी। चलें? ये सब क्या हुआ? किसने किया? कैसे हुआ? कौन आया था यहाँ पे? मैनेजर। देखिए मैनेजर, हमने आपके इस रिसोर्ट के बारे में बहुत अच्छा सुना था। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा सब कुछ होता है। सर, चोरी की शिकायतें तो काफ़ी आई है, लेकिन हमने आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी रिसोर्ट की। आगे से आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देंगे। देखते हैं। आई मीन इट सर। गुड नाइट। क्या हुआ? कोई कीमती चीज गायब हो गई? नहीं, पर मुझे ये जगह सेफ नहीं लग रही। अरे मैनेजर ने कहा ना कि वो सिक्योरिटी बढ़ा देगा। हम सर, सुबह सुबह मैं अपने वाइफ के साथ वॉक पर गया था। हम लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक से दो लोग सामने आ गए। झट से चाकू निकाला, मुझसे मेरा पर्स और मेरी वाइफ से उसके गहने मांगने लगे। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सर, जान से बढ़कर थोड़ी ना कोई सब है। इन्होंने अपना पर्स और मैंने अपने गहने उतार के दे दिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। आप उन दोनों को पहचान सकते हैं? जी हाँ, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। देखिए, आप दोनों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आप दोनों के बताए गए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हम उनका हुलिया तैयार करेंगे। सर, इस तरह की चौथी घटना है। हर बार हनीमून मनाने आए लोग ही इनका शिकार होते हैं। यहाँ लगातार घटती लूट की घटनाओं से इतना तो साफ था कि ये जगह थी ही खतरों भरी। हमारे आसपास की क्रिमिनल एक्टिविटीज से हम चाहे जितना डरे, पर न जाने क्यों हमें इस बात का पूरा यकीन होता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ कभी नहीं हो सकता। स्वप्निल और पद्मिनी भी डरे हुए थे, पर उन्होंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ या इससे भी भयानक कुछ उनके साथ होने वाला है। पद्मिनी, एरिया इतना सेफ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतने सारे गहने पहनने चाहिए थे। हमारी नई नई शादी हुई है और यही तो टाइम होता है सजने संवरने का। और वैसे भी ये जो गहने हैं ना, मुझे मेरी शादी में मिले। वो बात तो ठीक है पद्मिनी, लेकिन इन चोर इच्छुकों को इससे क्या लेना देना कि ये गहने हमारे शादी के हैं या फिर हमने खरीदे हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? ओफो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब देख लूँ। ठीक है, चलें।
ये तो डेड एंड आ गया बिल्कुल। आगे तो रास्ता ही नहीं दिख रहा। पक्का हमें यहीं पे आना था? हाँ, हमें यहीं पर आना था। और गाड़ी आगे नहीं जा सकती, हम पैदल तो जा सकते हैं ना। किस तरफ? उधर। इस तरफ? श्योर? या। अरे तुम भी आओ ना, देखो कितनी अच्छी जगह है। आ रहा हूँ। अच्छी है ना? सच में बहुत अच्छी है। अब फोटो निकालो ना। हाँ, क्यों नहीं? स्माइल। लेक के भी निकालते हैं। ए, किसका मैसेज है? मेरी फ्रेंड का। पूछ रही है कि हनीमून पर क्या कर रहे हो। आपकी फ्रेंड तो बहुत फॉरवर्ड है। हाँ, फॉरवर्ड तो मैं भी हूँ, पर आपको अभी तक पता नहीं है ना। अच्छा, वही पता करने का तो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। नंदिनी, कौन? मेरी मदद कीजिए। चलो। कौन? कौन? अब ठीक है? अरे पुलिस को बोलना नहीं ना। हेलो, पुलिस स्टेशन। आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? सर, उस तरफ मैं फोटो ले रहा था और खून चिल्लाते आई और बेहोश हो गई। ठीक है, जरूरत पड़ी तो फिर से पुलिस स्टेशन आना होगा। थैंक यू सर। कुछ पता चला? सर, ये केस डकैती का है। उसकी पत्नी का मंगलसूत्र और कान के बाले लिए हैं। कहाँ से आए लोग? कानपुर से, हनीमून मनाने के लिए। फिर रुको। देखिए मैडम, मैं आपकी कंडीशन समझ सकता हूँ, लेकिन माफी चाहूंगा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हमारी शादी को अभी 4 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए। कुछ दिन पहले एक नई गाड़ी लेकर आई थी। अभी अभी उनकी प्रमोशन हुई थी। काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। हम लोग कभी बाहर नहीं गए, तो माँ जी ने कहा कि नई गाड़ी है, 2 दिन के लिए घूम कर आ जाओ। हम लोग यहाँ घूमने आए थे। और यहाँ पर ये सब हो गया। आपने उनका चेहरा देखा था? सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हमें कुछ याद ही नहीं। अगर हम स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को बुलाएं, तो क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे उनका चेहरा बनाने में? एक और सवाल मैडम, आपके पति को मारने से पहले उन्होंने कुछ कहा? ठीक है मैडम, आप अभी सदमे में हैं। और कुछ भी आपको ठीक से याद आए तो हमें जरूर बताइएगा। अभी आपको घर छुड़वा देते हैं। लता,
इन्हें घर तक छुड़वा दो। बेचारी, अभी मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं। सर, ये हमारे इलाके की 5वीं वारदात है डकैती की, और मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है जो शादीशुदा लोगों को उनके गहनों के लिए अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन विलास, इससे पहले भी डकैती हुई लेकिन मर्डर नहीं हुआ। इस सवाल का एक ही जवाब है कि कोई ना कोई इस कपल का काफी दिनों से पीछा कर रहा था, और अगर चोरी ही करनी होती तो उसके हस्बैंड का पर्स, उसके हाथ का कड़ा और उसकी वेडिंग रिंग, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो वो छोड़ गए। सर, हो सकता है कि उनके पास वक्त ना हो और जो कुछ भी हाथ लगा उसे वो ले गए। हो सकता है ऐसा हुआ हो। तुम एक काम करो, इस इलाके के जितने भी लोग ऐसे मामलों में लिस्टेड हैं उन्हें पकड़ो और जल्दी लेके आओ। पद्मिनी कानपुर में अपने ससुराल पहुंची तो थी, पर अपने पति की मौत की खबर के साथ। स्वप्निल की बूढ़ी माँ राधा तो यकीन ही नहीं कर सकी, उनकी दुनिया उजड़ गई थी। बुढ़ापे में अकेली माँ के लिए अपने जवान बेटे को खोने से बुरा और क्या हो सकता है। बहू पद्मिनी ने भी अपने पति को खोया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई थी। वो अपनी सास को एक बेटी की तरह संभालने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि स्वप्निल के हत्यारे जल्द ही पकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने स्वप्निल के केस को सुलझाने के लिए इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर्स और 10 नंबरियों को धर पकड़ा। पुलिस अपना काम कर रही है। देखना, स्वप्निल के हत्यारे जल्दी ही पकड़े जाएंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। हेलो जी, हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर आपको उनकी पहचान करनी पड़ेगी। जी। ले जाओ इन सबको। मुझे लगा ही था मैडम कि इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन प्रोसीजर है इसलिए बुलाना पड़ा। कुछ और याद आया आपको? इंस्पेक्टर साहब, जब भी उस हादसे के बारे में सोचती तो सिर्फ खून ही खून नजर आता है। ठीक है, हम इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। कुछ पता चलता है तो आपको बताते हैं। अब क्या करें सर? अखबार में नोटिस जारी करो, जो कोई भी इस केस के बारे में जानता है सामने आए। माँ, भगवान को यही मंजूर था। शांत हो जा बेटी। बैठो। कुछ पता चला बेटा किसने किया ये सब? माँ, उन्होंने कुछ गलत लोगों को पकड़ कर रखा था, पर पुलिस अपना काम कर रही है। अब तू आ गई है तो हमें कुछ जरूरी बात करनी थी। देखिए बहन जी, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि हम पद्मिनी को अपने घर वापस ले जाएं। देखिए, जब स्वप्निल पद्मिनी को ब्याह के लाया था, तब से पद्मिनी हमारे लिए बेटी बन गई। अब पद्मिनी मेरी जिम्मेदारी है। पद्मिनी आगे पढ़ना चाहती है और स्वप्निल भी यही चाहता था। सब कुछ एक सपने की तरह था। बेटा, तुम भी बैठो, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं माँ, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं बाद में करती हूँ। बेटा, अब तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। बैठो। ये क्या? आप शादी नहीं करना चाहती थी, आप अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करनी चाहती थी, एमए का सपना देखा था आपने, राइट? तो बस इस एनवेलप में
आपके एमए का एडमिशन फॉर्म लीजिए। लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं, आपने हमसे शादी की है, हमारा फर्ज बनता है कि आपको खुश रखें, आपका हर एक सपना पूरा करें। क्यों माँ? थैंक यू। सब कुछ कैसे बिखर गया। देखिए, पद्मनी की एमए की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर ये चाहे तो यहीं रह के पढ़ सकती है। लेकिन इतना सारा खर्चा आप कैसे? देखिए भाई साहब, मेरा बेटा बहुत ही समझदार था। उसने अपना जीवन बीमा करा लिया था, वो भी पूरे 50 लाख का, और नॉमिनी मुझे बनाया था। शादी के बाद उसने पद्मनी को भी नॉमिनी बना लिया था। खर्चे की चिंता आप ना करें, एक बार बीमे की रकम मिल जाए तो हम माँ बेटी के लिए काफी होगी। देखिए, मेरी तो यही राय है, आगे पद्मनी की मर्जी। स्वप्निल की मौत का सदमा उसकी मां राधा और पत्नी पद्मिनी के लिए बहुत भारी था, लेकिन इसी दुख ने उन्हें ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया था। दोनों स्वप्निल के हत्यारों को सजा दिलाना चाहते थे, लेकिन अब तक मिले सुराग पुलिस को ऐसा कोई इशारा नहीं दे रहे थे जो उन्हें कातिल तक पहुंचा सके। पुलिस की इस असफलता से राधा और पद्मिनी दोनों निराश हो चुके थे। तभी अखबार में छपे एक नोटिस ने इस केस की छानबीन को एक नया मोड़ दे दिया। सर, एक ऑटो वाला आया है, इस केस के बारे में कुछ जानता है, अखबार में नोटिस पढ़कर आया है। बुलाओ उसे। सर, जैसा पेपर में छपा था, मैंने उसी हिलरी के 2 लोगों को उस दिन हिलरी पे छोड़ा था। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। करीब 1 घंटे बाद सर वो दौड़ते दौड़ते आए और ऑटो में बैठ गए और मैं उन्हें वापस शहर छोड़ दिया। तो वापस आए तो कैसे पेश आ रहे थे दोनों? सर वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। तुमने उन्हें शहर में कहाँ छोड़ा? सर वो कचहरी है ना, उसके बाजू में जो स्टार गैरेज है वहीं पे छोड़ दिया, और उनके पास कार भी थी, वो खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें ऑटो लेना पड़ा। तो उन दोनों का चेहरा याद है? जी सर। और से देखो। हाँ सर, ये लोग आए थे यहाँ, इनकी गाड़ी खराब हो गई, कार्बोरेटर का कुछ प्रॉब्लम था। गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर याद नहीं है, रसीद बुक में होगा। वसीम, रसीद बुक लेके आना। ये देखिए सर, इनोवा गाड़ी थी गोल्डन कलर की, ये देखिए। पता करना पड़ेगा गाड़ी कहाँ से आई थी और किसकी थी। विलास, ये अभी तक का पहला ऐसा केस है जिसमें डकैती के साथ साथ खून भी हुआ है। उस गैराज वाले से जो सबूत मिला है वो साफ इशारा करता है कि ये दोनों लोग कानपुर से आए थे। अब ये सिर्फ डकैती का केस नहीं रह गया, ये वेल प्लान मर्डर का केस है, और इस मर्डर के पीछे किसी न किसी का पर्सनल मोटिव जरूर था। हो ना हो, कोई ना कोई स्वप्निल का खून करना चाहता है। सर, हो सकता है कि कोई पुरानी रंजिश हो। लेकिन कौन? ये दोनों लोग। विलास, ये स्केचेस राधा जी और पद्मिनी को दिखाते हैं, शायद वो दोनों इन दोनों को पहचानते हो। अब तक तो पुलिस इसे लूट के दौरान हुई हत्या ही समझ रही थी, लेकिन इस नए खुलासे ने केस को ही पलट कर रख दिया। हत्यारे कानपुर से रिसोर्ट तक गए थे, यानी कि हमला और हत्या लूट के इरादे से नहीं हुए थे, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। यानी किसी का मकसद था स्वप्निल और पद्मिनी की जान लेना। आखिर कौन हो सकता है वो? क्या उनका कोई पुराना दुश्मन? लेकिन उनकी शादी को तो अभी बस 1 ही महीना हुआ था, तो क्या कोई स्वप्निल को मारना चाहता था? अगर हाँ, तो क्यों? इन सारे सवालों के साथ पुलिस को इस केस की दिशा मिल गई थी। जरा गौर से देखिए मैडम, क्या ये वही दोनों लोग हैं जिन्होंने आप पे हमला किया था? इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। देखिए मैडम, हमें ये तो पता चल गया है कि यही वो 2 लोग हैं जो आपका पीछा करते करते कानपुर से रिसोर्ट तक गए थे, और इन लोगों ने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, हमें उस गाड़ी का भी पता चल गया। कानपुर से ही किसी टैक्सी वाले से भाड़े पे ली थी इन्होंने ये वो गाड़ी। मैंने अपने कुछ लोग भेजे हैं पूछताछ के लिए, जल्दी कुछ पता चल जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। देखिए सर, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। हमने तो गाड़ी हायर पे दी थी, वापस आ गई है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। कोई पेपर या आईडी वगैरह नहीं लिया था, ये गाड़ी ऐसे ही दे दी थी? देखिए सर, हम तो हमारे कस्टमर के पास से आईडी प्रूफ और नगद पैसा ले लेते हैं। हमारी गाड़ी जब वापस आ जाती है तो हम हमारे पैसे काट के बाकी के पैसे और आईडी प्रूफ उनको वापस कर देते हैं।
अब मुझे ये बताइए कि आपके बेटे की किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं, बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, सबसे हंस के मिलता था, बहुत ही तमीज से पेश आता था। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। जी माँ, वो शादी की रात में एक आदमी था ना जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, तमाशा कर रहा था। कौन आदमी? दरअसल वो उस रात को। ये स्वप्निल, बाहर निकाल। मेरा प्रमोशन छीन लेगा और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। 4 साल से झक मार रहा हूं मैं इस कंपनी में प्रमोशन के लिए। छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को स्वप्निल। देखो श्रीनिवास, तुमने बहुत शराब पी रखी है, हम लोग बाद में बात करेंगे। मार डालूंगा मैं तेरे को। You're dead। उस दिन वो स्वप्निल को जान से मारने की धमकी देकर गया था। आप प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। स्वप्निल की मौत का मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे थे उसे मारने के लिए। ठीक है, अभी तो तुम जा सकते हो, लेकिन छानबीन के दौरान अगर ये पता चला कि इस केस के पीछे तुम्हारा हाथ है, सोच लो। और हाँ, तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते। थैंक यू सर। भाभी जी, भाभी जी देखिए, मैंने आपके पति को नहीं मारा है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, आप उस श्रीनिवास को जाने कैसे दे सकते हो? श्रीनिवास के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। हाँ, उसने धमकी जरूर दी थी, लेकिन धमकी देना वो पुख्ता सबूत नहीं था जिसके बिना पर उसे हिरासत में लिया जा सके। पुलिस के सामने अब ये सवाल था कि अगर श्रीनिवास इस हादसे के पीछे नहीं था, तो फिर वो कौन है जो स्वप्निल की हत्या कर सकता है? स्वप्निल की सीधी सादी जिंदगी में वो कौन था जो उसे जान से मार सकता है? पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। इस बार तो बच गई तू। अपनी बहू को कहना कि ज्यादा छानबीन न करे, नहीं तो। क्या हुआ माँ? माँ, ये चोट कैसे लगी? बताती हूँ, आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। लीजिए माँ, पानी पीजिए। माँ, ये चोट कैसे लगी? कुछ लोग बाइक पे आए, उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मुझे लगता है उसमें से एक को मैंने देखा है। किसने मारने की कोशिश की माँ? कौन थे वो लोग? जब वो धमकी दे रहा था तो मैंने उसका चेहरा गौर से देखा था। हाँ, वो स्केच वाला आदमी था। ठीक है माजी, हम देखते हैं कैसे बच पाते हैं हमसे। सर, हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन इन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला।
स्वप्निल को किसी ने क्यों मारा होगा और उसके फैमिली को भी कोई परेशान कर रहा है। श्रीनिवास ही एक ऐसा आदमी है जिसके पास स्वप्निल को मारने की वजह थी उसका प्रमोशन। बुलाओ सर। दूध। माँ दवाई याद से ले लेना, मैं कॉलेज जा रही हूँ। माँ अपना ख्याल रखिएगा। हेलो माँ, आज थोड़ी देर हो जाएगी, टैक्सी खराब हो गई थी तो मैं वॉक करके ही आ रही हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। दिन बहुत छोटे होने लगे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बस पीछे वाली गली में ही हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊँ। हेलो हेलो, क्या हुआ बेटा? हेलो पद्मनी, पद्मनी, पद्मनी। पद्मनी, क्या हुआ बेटा? ठीक तो हो तुम? माँ ले बेटा पानी। बेटा, क्या ये वही लोग थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था? हो सकता है माँ। देखो बेटा, मैं स्वप्निल को तो खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। मैं ये केस वापस ले लूंगी। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? माँ उन्होंने आपके बेटे और मेरे पति को मारा है, हम ये केस कैसे वापस ले सकते हैं? मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग मेरी बेटी को भी मार दे। राधा और पद्मिनी पर हुए हमलों ने उन्हें बुरी तरह से डरा कर रख दिया था। राधा बेटे के बाद बहू को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने स्वप्निल के केस को आगे ना बढ़ाने का फैसला कर लिया था। इन हमलों से डरी राधा और पद्मिनी को अब ये लगने लगा था कि उन्हें स्वप्निल की मौत का इंसाफ नहीं मिल सकेगा। लेकिन काफी दिनों के इंतजार के बाद पुलिस के हाथ एक और सुराग लगा। सर जी, मेरे लड़के जब गाड़ी धो रहे थे उनको ये मिला। शायद आपकी इससे कुछ मदद हो जाए। ये सिम कार्ड शायद उन्हीं के लोगों का हो सकता है। क्या है? तेरा सिम कार्ड मिला है, सोच रहा हूँ तुझे लौटा दूं। चल। क्या मजाक कर रहे हैं बे? अबे चल। माँ दवाई ले लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खानी। अरे दवाई नहीं लेंगी तो ठीक कैसे होंगी? चलिए। जी इंस्पेक्टर साहब। हमें एक हत्यारे का सिम कार्ड मिला था। हत्यारे ने मर्डर करने के बाद गलती से अपना सिम कार्ड गाड़ी में ही छोड़ दिया। हमने मोबाइल कंपनी से उनकी डिटेल निकलवाई, अब वो हमारी हिरासत में है। कुछ बताया उसने? उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने अपने साथी का नाम और पता भी बता दिया, जो कि फरार है। फिर आपने हमें क्यों बुलाया? क्योंकि आपकी बहू ने उसे देखा था, इसलिए पहचान के लिए बुलाना पड़ा। प्रोसीजर है। हवलदार लेके आओ जगन को। पहचानिए सर, यही है वो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही है वो। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या बिगाड़ा था मेरे
बेटे ने तुम्हारा शांत हो जाइए। हवलदार ले जाओ इसे। बैठिए आप। शांत हो जाइए माजी, ये जरूर बोलेगा, सब कुछ बताएगा ये। पर उसका साथी वो भी मिल जाएगा। और इसने ये भी बताया कि उसके साथी को बार बार फोन पे कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। हमने सिम कार्ड की कॉल डिटेल्स भी मंगवा ली और श्रीनिवास को पकड़ने के लिए एक टीम भी भेज दी। अब सिर्फ 2 दिन में ये केस सोल्व हो जाएगा और आपके बेटे का कातिल आपके सामने होगा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। माँ दवाई वक्त पर ले लेना, एक 12 बजे और एक 3 बजे, भूलना मत। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जाना, एग्जाम के लिए लेट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू माँ। और हाँ, आप यहाँ खड़े मत रहिए, आराम कीजिए। पद्मनी का प्रवेश पत्र। पद्मनी सर, कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे सर। एक मिनट जी, बोलिए मैडम। हेलो हेलो, पद्मनी। क्या हुआ पद्मनी को? पद्मनी उसने जान। हेलो हेलो, विलास गाड़ी निकालो। मैडम मैडम, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इंस्पेक्टर साहब, मेरी छोड़िए, पद्मनी की जान खतरे में है। वो टैक्सी में दूसरा आदमी भी था, उसी टैक्सी में बैठ के पद्मनी कॉलेज गई है। ये उस टैक्सी का नंबर है। विलास, माता जी के लिए एम्बुलेंस बुलाओ और इस नंबर की गाड़ी शहर छोड़ के नहीं जानी चाहिए। सर, नाकाबंदी करो हर तरफ। सर, हमने पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है, अब वो हमारे हाथ से बच के नहीं जा सकता। पत्नी की सास के मुताबिक उसे टैक्सी में लेके जा रहा है। सब जगह इन्फॉर्म कर दिया तुमने? हाँ सर। क्या हुआ? सर प्लीज जाने दीजिए ना, एग्जाम है, यूनिवर्सिटी पहुंचना है, देर हो रही है। सर, पद्मनी चलो। क्या हुआ? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, विलास, बच के नहीं जाना चाहिए। अरुण से प्यार करती थी मैं, पर मेरे माता पिता वो अरुण से मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने मेरी शादी स्वप्निल से करवा दी। मैं अरुण से प्यार करती थी। हमें जब लगा कि स्वप्निल हमारे रास्ते में आ रहा है, हमने उसे अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। कट्टा फट गया, कहाँ से लाया था? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, कल हम लोग हिल व्यू की तरफ जा रहे हैं और कल हमारा यहाँ आखिरी दिन है। हमारा प्लान कल के कल पूरा हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ध्यान से।
चल जगन, जल्दी निकल। आपने सिर्फ अपने पति की ही हत्या नहीं की, बल्कि अपनी माँ जैसी सास की भी हत्या करने की कोशिश की। अब वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने जांच की तो बताया कि उनको काफी लंबे अरसे से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों उन्हें मारने की कोशिश की? चली जाती मैं उस घर से, लेकिन फिर मुझे पता चला कि स्वप्निल ने जीवन बीमा कराया है, वो भी पूरे 50 लाख का। मुझे लगा कि इतने में तो मेरे और अरुण की जिंदगी ही बदल जाएगी। फिर हमने प्लान किया कि हम मेरी सास को भी मार देंगे। मैंने धीरे धीरे उसे दूध में जहर देना शुरू कर दिया ताकि किसी को शक न हो। माँ, दूध। लेकिन वो जहर बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है और मैं उस घर से जल्द निकलना चाहती थी। इसलिए मैंने और अरुण ने मेरी सास को जान से मार देने का प्लान करा। लेकिन जगन की बेवकूफ़ी, उसकी बेवकूफ़ी से बच गई। इस बार तो बच गई तू। लेकिन जगन की धमकी का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो तो स्वप्निल की मौत के इंसाफ के लिए लड़ रही थी। फिर मैंने और अरुण ने एक और प्लान बनाया, मुझ पर हमला करवाने का, ताकि वो डर जाए और केस वापस ले ले। मैडम, आपने बड़े ही सफाई से पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन अपराधी अपराध तो कर जाता है, लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, और आखिर में पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। ले जाओ इसे। तुम्हें अगर किसी और से प्यार था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। तुम्हारा एक सच मेरे बेटे की जान बचा सकता था। अरुण और उसके साथी जगन को हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पद्मिनी को अपने पति के खिलाफ साजिश करने और अपने प्रेमी अरुण का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 120, 307 और 302 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। माँ बाप तो अपनी बेटी का भला ही चाहते थे, लेकिन उन्होंने पद्मिनी के होने वाले पति और घरवालों के साथ धोखा किया था, और जिस रिश्ते की बुनियाद धोखा हो वो भला कितना दूर जा सकता है। हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रिश्तों पर शक करें। हाँ, लेकिन सावधानी बरतना उतना ही जरूरी है। शादी से पहले अपने पार्टनर की हिस्ट्री अच्छी तरह से जांच ले। अगर स्वप्निल ने पद्मिनी के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल की होती तो शायद उसे वक्त पर उसकी असलियत का पता चल जाता। हम यूपी पुलिस के उस जज्बे को सलाम करते हैं जिन्होंने इस पेचीदा केस की आखिर तक जांच की और सुलझाने में कामयाबी हासिल की। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान